Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Lok OS, a digital backbone for rural livelihoods. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए लोक ओएस या पब्लिक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको समझने से पहले हमें दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में समझना होगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, इट वाज स्टार्टेड इन 2011 एज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट इसको मिल करके इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका लक्ष्य है रूरल डेवलपमेंट कराना। दैट इज वाई इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। साल 2015 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो स्कीम चल रहा है 2011 से। 2015 में इसका नाम थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया। पहले था NRLM, बाद में हो गया डे NRLM। लक्ष्य वही है, रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। अप्रोच क्या होता है NRLM के अंतर्गत? रूरल हाउसहोल्ड्स का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाया जाए, मतलब हर एक परिवार से कोशिश की जाती है रूरल एरिया में, गरीब परिवार से, कि वहाँ की एक वुमेन को जोड़ा जाए इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक बार जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है 10 से 20 वुमेन का, तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वो अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाएँ। कोई अचार बना सकता है, कोई पापड़ बना सकता है, और फिर उनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप को किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि बैंक या इस तरह के फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से फंड दिलवाया जाता है, ताकि फिर उसकी मदद से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कैसे उनको अपने प्रोडक्ट को सामने लाना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है अंडर दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो बेसिकली रूरल एरिया में रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए स्कीम है। इसको मेनली इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप में विमेन की ग्रुप बनवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मेन ऐड नहीं हो सकते, बट जनरली फोकस रहता है कि विमेन की ग्रुप बनाई जाए और उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाए ताकि विमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। और फिर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू ही कई सारी स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जैसे लखपति दीदी स्कीम, जिसमें लक्ष्य है कि रूरल एरिया में जो विमेन हैं उनको 1 लाख रुपए का इनकम कम से कम पर ईयर इंश्योर कराया जाए। नमो ड्रोन दीदी स्कीम, जिसमें आजकल आपको पता है कि एग्रीकल्चर में तमाम बेहतर टेक्नोलॉजी, खासकर ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ड्रोन बेस्ड सर्वे कर दिया गया एग्रीकल्चरल लैंड का कि कहीं पे पेस्ट तो नहीं लगा है, और फिर जहाँ पे भी पेस्ट है वहाँ पे उस हिसाब से पेस्ट स्प्रे कर दिया गया। तो प्रिसीजन फार्मिंग की जा रही है विथ हेल्प ऑफ ड्रोन्स। तो ड्रोन्स अवेलेबल कराया जा रहा है वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और उनको ड्रोन चलाना सिखाया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चरल सर्विसेज वो प्रोवाइड कर पाए और अपने लिए इनकम क्रिएट कर पाए। तो पॉइंट ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाए जाते हैं अंडर दिस डे NRLM स्कीम, और उसके थ्रू कई सारे वीमेन रिलेटेड स्कीम्स इन रूरल एरियाज उसको इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जैसे लखपति दीदी स्कीम, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो दीज स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर डे NRLM ओनली। अब करंट न्यूज ये है कि डे NRLM से रिलेटेड जो भी डेटा हैं कि कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप की कौन विमेन मेंबर हैं, तमाम डेटा का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ अ वेब एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लोक OS, लोक ऑपरेटिंग सिस्टम या पब्लिक ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऐप का नाम है लोक OS। ये ऐप पहले से ही बनाया जा चुका है, 2023 से ही इसको लॉन्च किया गया था, बट पायलट बेसिस पे, मतलब सेलेक्टेड एक्टिविटीज के लिए। अब रिसेंटली इसका फुल फ्लेजेड रोल आउट किया गया है नेशन वाइड। लोक OS की मदद से होगा क्या कि डे NRLM के अंतर्गत जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या इस तरह के और भी कोई अगर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, तो उनका तमाम रिकॉर्ड्स डिजिटाइज किया जाएगा कि मेंबर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैमिली से हैं, सेविंग्स कितनी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, इनको कहाँ से किस बैंक ने लोन दिया है, किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें।
इससे क्या है कि मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग की जरूरत नहीं होगी। रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कौन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रहा है उसका पता चलेगा। ट्रांसपेरेंसी आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस बीइंग यूटिलाइज्ड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कर्बिंग करप्शन। आपको पता है कि जब डिजिटल बेस्ड चीजें होती हैं तो फिर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है, उसको आराम से क्रॉस चेक किया जा सकता है, तो इस कारण से मिसयूज ऑफ फंड या करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज डे एनआरएलएम मिशन में ब्लॉक लेवल पे या फिर पंचायत लेवल पे करप्शन हो सकता है, दिखा सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया, उसके अंतर्गत ये सब काम हो रहा है और रियल बेसिस पे काम हो ही नहीं। तो ये सब चीज़ें जो डाइवर्जन ऑफ फंड है या घोस्ट बेनिफिशरीज का प्रॉब्लम है, ये सारे करप्शन के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी हद तक डिजिटलाइजेशन से कर्ब हो जाते हैं। अब जब लोक ओएस की हम बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक और इनिशिएटिव है, उसके बारे में भी हमें समझना चाहिए, वो है सी लीप्स। सी लीप्स स्टैंड्स फॉर सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। शॉर्ट में याद रखिए सी लीप्स। इट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड ऑन 29th June 2026. सी लीप्स विल बी अ पोर्टल अंडर लोक ओएस प्लेटफॉर्म ओनली। सी लीप्स की मदद से रूरल एरिया के अंदर विमेन को ट्रेन किया जाएगा अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो बेसिकली लोक ओएस तो एक बड़ा वेब प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर मेनली विमेन रिलेटेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एकदम स्क्रैच से ट्रेनिंग देने के लिए, साथ ही साथ कैसे उनको अपने बिजनेस को डेवलप करना, उन सब तमाम ट्रेनिंग प्रोसीजर एंड तमाम सजेशंस, ये सब कुछ उनको अवेलेबल कराया जाएगा सी लीप्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो लोक ओएस इज फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ द ब्रॉडर स्कीम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका मेनली फोकस रहता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाने में। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जब बनवाई जाएंगी आगे से तो उसमें लोक ओएस का जो सी लीप्स पोर्टल है, लोक ओएस में ही जाकर के सी लीप्स पोर्टल में जाकर के जो नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनेंगे विमेन के, उनको वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएं और उसको फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस कर पाएं। तो सी लीप्स, it is developed by Digital India Corporation and it is implemented under LocOS platform only. It is a digital platform for empowering women under self-help groups in rural area. It provides unified platform for enterprise creation. तो विमेन को मोटिवेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी कोई विमेन सी सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी हिस्सा नहीं है रूरल एरिया में, लेकिन वो मोबाइल से देख करके सी लीप पोर्टल पे जा करके फिर उसको तमाम इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि कैसे वो ज्वाइन कर सकती है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, कैसे वो अपना एक एंटरप्राइज बना सकती हैं और कैसे अपने बिजनेस को मैनेज कर सकती हैं। तो सी लीप्स का मेन फोकस है कि फार्म एंड नॉन फार्म इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना ताकि रूरल इकोनॉमी में वीमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़े, इससे वीमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा। सी लीप्स के ऊपर ये प्लेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आई होप यू आर गेटिंग इट। लोक ओएस जो है वो एक लार्जर वेब एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर एक सेगमेंट है सी लीप्स जो मेनली फोकस करेगा विमेन को मोटिवेट और ट्रेन करने में ताकि वो एसएचजी ज्वाइन करें या अपना एक एंटरप्राइज स्टार्ट करें। बिना सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किए भी वो अपना एक एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लिए बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल मेंस में पूछा जा सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर मेजर टूल फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर एम्पावरमेंट, डिस्कस। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अलग अलग क्या फायदे हैं, कैसे उसमें विमेन एम्पावरमेंट में फायदा मिल रहा है, इन सब के बारे में आप बता सकते हैं एक एक दो एग्जाम्पल दे करके। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मेटा टोल्ड टू डिसेबल चाइल्ड सेक्स अब्यूज कंटेंट। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एज वेल एज जीएस पेपर 4 इंटरनेट एथिक्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रिसेंटली हुआ क्या कि बीबीसीआई नाम की एक जर्नल एंटिटी ने रिवील किया कि इंस्टाग्राम के ऊपर कई सारे ऐसे पेड एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल्स डिजिटल कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। द यूजर्स आर डायरेक्टेड विथ हेल्प ऑफ सम लिंक फ्रॉम इंस्टाग्राम टू सम टेलीग्राम चैनल्स जहां पे ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज रिलेटेड मटेरियल्स परचेज किए जा सकते हैं। ये रिवील किया गया रिसेंटली। इस पे फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने
मेटा से प्रश्न पूछा, द पेरेंट कंपनी ऑफ इंस्टाग्राम, कि आप सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। और मेटा को सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन भी दिया गया कि आप इमीडिएटली इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स को डिसेबल करें और 7 दिन के अंदर एक्सप्लेन करें कि व्हाट एक्शंस हैज बीन टेकन अगेंस्ट सच काइंड ऑफ यूजर्स जो इस तरह के कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, प्लस ऑल्सो एक्सप्लेन कि व्हाट रेलेवेंट मेजर्स विल बी टेकन टू प्रिवेंट सच कंटेंट इन फ्यूचर। मेटा को 7 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए, लेकिन मेटा ने इमीडिएट रिस्पॉन्स ये दिया कि वो अपने तरफ से तमाम डिलीजेंस मेंटेन कर रहे हैं। कहते हैं कि 3.5 बिलियन यूजर से, मतलब दुनिया के आधे लोग जो है कम से कम मेटा यूज कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू इवेड डिटेक्शन थ्रू सेवरल मेजर्स। इस कारण से कभी कभार कुछ कंटेंट हमसे छूट जाता है। अब देखिए, इस तरीके के कंटेंट को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या लीगल मैकेनिज्म है उसके बारे में भी समझते हैं। जो प्रिंसिपल लॉ है ऑब्सीन कंटेंट को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो है आईटी एक्ट ऑफ 2000। इट प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर कंटेंट इन्वॉल्विंग चिल्ड्रेन। अगर बच्चों से रिलेटेड ऑब्सीन कंटेंट है तो उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। इसी कानून के अंतर्गत रूल्स लाए गए इन 2021 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मेटा एथिक्स कोड रूल्स 2021। इस रूल के हिसाब से द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, they have to exercise due diligence to prevent such content from appearing on their platform। और अगर वो ड्यू डिलिजेंस नहीं लेते हैं, यानी कि अपने तरफ से तमाम सेफ्टी मेजर्स अगर नहीं लगाते हैं, देन इट मे लीड टू रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रोविजन क्या है? सी, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रोविजन हैज बीन अनाउंस्ड अंडर इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इसके हिसाब से जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, दे हैव टू फॉलो ड्यू डिलिजेंस। अगर वो अपने तरफ से पूरी डिलिजेंस मेंटेन करते हैं तो उस केस में किसी भी इस तरीके के इलीगल कंटेंट के लिए उनको अक्यूज नहीं किया जाएगा। दे विल बी एग्जेम्प्टेड एंड रादर प्रोटेक्टेड इफ these platforms have followed due diligence। but if these platforms have not followed due diligence, मतलब प्रॉपर चेक उन्होंने नहीं लगाया है, प्रॉपर फिल्टर, एल्गोरिथम बेस्ड फिल्टर अगर उन्होंने नहीं लगाया है, इन दैट केस इनके ऊपर भी एक्शंस लिए जा सकते हैं, इनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। इन सम केसेस these platforms could be blocked as well। तो पॉइंट ये है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हैं उनको इन जनरल अक्यूज नहीं किया जाएगा फॉर द कंटेंट बीइंग डिस्प्लेड ऑन देम if they show that they have been following due diligence। but if these social media platforms have been found not to be following due diligence as per safe harbor protection provision of rules 2021, then in that case these social media platforms may also be subjected to penalties। उसके अलावा चाइल्ड सेक्स अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल CSAEM को प्रिवेंट करने के लिए भारत सरकार ने अपने तरफ से भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है। या ओवरऑल साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए जो भारत सरकार की प्रिंसिपल एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, I4C, वो भी कंटिन्यूअस काम करती है इस डायरेक्शन में, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इस पूरे डिस्कशन में हमें एक दो बातें ध्यान रखनी है, मेंस में खूब काम आएगा, एथिक्स में, खासकर इंटरनेट एथिक्स पे अगर प्रश्न आए तो, कि रूल 2021 में आया है एज पर आईटी एक्ट एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव टू फॉलो ड्यू डिलिजेंस, अदरवाइज देयर विल बी लॉस ऑफ सेफ हार्बर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लॉन्ग शटडाउन 3 ऑफ लार्ज hadron collider, important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। Large Hadron Collider, this is world's largest and most powerful particle accelerator। यहाँ पे मेनली प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और उन प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करके आपस में कोलाइड कराया जाता है।
ताकि उस कोलिजन के कारण बिग बैंग जब हुआ था उस टाइम जैसा कुछ सिचुएशन क्रिएट किया जाए और भी सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स बनाए जा सकें, जैसे कि क्वार्क्स एंड बोसोन्स, इस तरीके के पार्टिकल्स, लेप्टॉन्स बनाए जा सके और उनको स्टडी करके यूनिवर्स के बारे में और समझा जा सके। ये जो लार्ज hadron कोलाइडर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, इट इज नियर जेनेवा ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। ये 27 किलोमीटर लंबा ये टनल है इस तरीके का, एट द डेप्थ ऑफ ऑन एन एवरेज 100 मीटर्स अंडरग्राउंड 27 किलोमीटर का ये लंबा टनल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है अप टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड देन दे आर मेड टू कोलाइड to study fundamental particles like quarks, leptons, bosons. Also, it aims to recreate the conditions just after Big Bang. लार्ज hadron कोलाइडर को मैनेज करने वाली जो एजेंसी है, एंटिटी है, वो है सर्न, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लैबोरेटरी। दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स की लैब है सर्न। ये भी वहीं पे लोकेटेड है जहाँ पे लार्ज hadron कोलाइडर लोकेटेड है, दैट इज नियर जेनेवा ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया ही, कैसे यहाँ पे लार्ज hadron कोलाइडर काम करता है। तो प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देन दे आर मेड टू कोलाइड। इससे जो न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं या क्रिएट होते हैं, उनको स्टडी करके यूनिवर्स के बेसिक नेचर को पता करने की कोशिश की जाती है। लार्ज hadron कोलाइडर का आप कह सकते हैं की मोमेंट था 2012 में, जब इसने अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढा, दैट इज हिग्स बोसोन पार्टिकल। इसको गॉड्स पार्टिकल भी कहते हैं। तो हिग्स बोसोन पार्टिकल वाज एन इंपॉर्टेंट एडिशन जिसकी मदद से स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स को काफी हद तक कंप्लीट करने में मदद मिली है। अब करंट न्यूज ये है कि ये जो लार्ज hadron कोलाइडर है ऑपरेटेड बाय सर्न, इसको 4 साल के लिए शट डाउन किया जाएगा फॉर एन अपग्रेडेशन। तो लार्ज hadron कोलाइडर विल बी स्विच्ड ऑफ फ्रॉम 2026 टिल 2030 एंड दिस विल बी नोन एज लॉन्ग शटडाउन 3। इसको लॉन्ग शटडाउन 3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले भी इस तरीके से शटडाउन किया जा सका है 2013 से 15 तक और 2018 से 22 तक फॉर एन अपग्रेड। नाउ इट विल बी शट डाउन फॉर नेक्स्ट 4 years। उसमें इसको अपग्रेड किया जाएगा एंड दिस लार्ज hadron कोलाइडर आफ्टर अपग्रेडेशन विल बी नोन एज हाई ल्यूमिनोसिटी लार्ज hadron कोलाइडर। तो LHC विल बिकम HL-LHC। 4 साल के अपग्रेड के बाद होगा क्या कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी ल्यूमिनोसिटी 10 गुना बढ़ा दी जा सकेगी। मींस नाउ 10 times मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी एक्सेलरेटेड। अभी जितने पार्टिकल्स एक्सेलरेट किए जाते हैं इस टनल के अंदर, उसके मुकाबले 10 गुना ज्यादा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाएगा। तो ल्यूमिनोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज 10 times। तो 10 times more number of particles will be collided. So that is how 10 times more data is expected to be attained from HL-LHC। और उससे फिर और ज़्यादा यूनिवर्स के बारे में हम पता कर पाएंगे। ध्यान रखें, ल्यूमिनोसिटी बढ़ाई जा रही है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाया जा रहा है। पार्टिकल्स की इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई जा रही, एनर्जी नहीं बढ़ाया जा रहा, नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। इस पे प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ LHC का फ्यूचर की बात करते हैं, लार्ज hadron कोलाइडर की। तो लार्ज hadron कोलाइडर को रीस्टार्ट किया जाएगा 2030 में। इसका ओवरऑल लाइफ 2041 तक है। 2041 में इट विल बी कंप्लीटली शट डाउन। तो रिसेंटली नाउ साइंटिस्ट्स आर प्लानिंग कि लार्ज hadron कोलाइडर के बाद उसका सक्सेसर क्या होगा। तो साइंटिस्ट ने प्लान किया है कि लार्ज hadron कोलाइडर के बाद देयर विल बी अ बेटर एक्स पार्टिकल एक्सेलरेटर, जिसको नाम दिया जाएगा फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर FCC। और इसकी लेंथ लगभग 91 किलोमीटर होगी। LHC 27 किलोमीटर है, वो FCC 91 किलोमीटर होगी। लेकिन उसका फैसला कंप्लीटली कि कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। 2028 तक FCC से रिलेटेड फैसला कंप्लीट होगा, फाइनल होगा। FCC को बिल्ड करने में लगभग $19 बिलियन खर्च होगा। FCC के बाद FCC विल बी रिप्लेस्ड बाय 100 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन मशीन दैट विल कम इन 2070s। ऐसा साइंटिस्ट का प्लान है कि अभी LHC है, उसके बाद FCC आएगा, उसके बाद 100 TeV प्रोटॉन मशीन आएगा 2070 में।
टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिफॉर्म्स प्रपोज्ड इन अग्निपथ स्कीम। जीएस पेपर 3 डिफेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, अग्निपथ स्कीम साल 2023 में लाया गया था। ये डिफेंस रिक्रूटमेंट मेथड्स में थोड़े बदलाव किए गए थे इस स्कीम की मदद से। डिफेंस रिक्रूटमेंट यानी कि इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर के नीचे के जो भी रिक्रूटमेंट होंगे, ऐसा बोला गया अंडर अग्निपथ स्कीम। कमीशन्ड ऑफिसर का एग्जाम अलग से होता है, सीडीएस वगैरह वो सब तो आपको पता है। तो कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि जैसे आर्मी में बात करें तो लेफ्टिनेंट के साथ शुरू होता है कमीशन्ड ऑफिसर। उसके नीचे जो सोल्जर्स लेवल की जो रिक्रूटमेंट होगी वो अब 2023 से की जा रही है अंडर अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के अंदर कैसा रहेगा कि जो भी सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा उनमें से सिर्फ 25% सोल्जर को ही कंटिन्यू किया जाएगा फॉर 15 ईयर्स। रिमेनिंग 75% को रिटायर करा दिया जाएगा आफ्टर 4 ईयर टेन्योर। तो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो सोल्जर्स रिक्रूट किए जाते हैं उनको कहा जाता है अग्निवीर, और अग्निवीर में से 75% 4 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। तो अग्निपथ स्कीम का लक्ष्य था कि इसकी मदद से इंश्योर किया जाए कि सोल्जर लेवल पर सिर्फ यंग लोग ही मेनली रिक्रूट हों। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए उनको रिटायर कराया जाए। 4 साल में 75% लोग रिटायर होंगे। उनकी जो बेसिक इनकम है वो इस तरीके से तय की गई कि पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,000 पर मंथ सैलरी होगी, चौथे साल में 40,000 पर मंथ। लेकिन उसमें से इन हैंड उनकी सैलरी थोड़ी सी कम होगी। सम पार्ट विल बी कंट्रीब्यूटेड टू सेवा निधि, और जितना सेवा निधि में उनके सैलरी से कंट्रीब्यूशन जाएगा उतना ही सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी हर साल। टोटल ये जो कॉर्पस फंड कलेक्ट होगा सेवा निधि में उनको रिटायरमेंट के बाद 4 साल में मिल जाएगा। साथ ही साथ उनका लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह ये सब भी कराया जाता है। अब देखिए, अग्निपथ स्कीम में रिक्रूटमेंट 2023 से शुरू हो गया था। तो जो फर्स्ट बैच है अग्निपथ स्कीम का उसमें से 75% लोग रिटायर हो जाएंगे 2027 में। अब इसको लेकर के जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है, नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्स, वो इसमें थोड़ा सा बदलाव करने के बारे में सोच रही है। क्योंकि इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और नेवी का मानना है कि 4 साल हमने ट्रेन किया लोगों को, अब इसमें से 75% अगर रिटायर हो जाएंगे तो फिर नए लोग आएंगे, फिर से उनको ट्रेनिंग देनी होगी। तो एक बात तो है कि आप यंग लोगों को तो ले आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप एक्सपीरियंस लोगों को, जिनका 4 साल का एक्सपीरियंस, उनको आप निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये एक तरीके से डायलेमा सा आ रहा है। आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी, ऑल 3 ऑफ देम आर कंसीडरिंग टू इंक्रीज द रिटेंशन थ्रेशोल्ड लिमिट। आर्मी ने प्रपोज किया है कि 25% से बढ़ा करके 50% कर दिया जाना चाहिए। एयरफोर्स ने बढ़ा करके कहा है कि 50% तक किया जाना चाहिए, और इंडियन नेवी ने तो कहा है कि रिटेंशन शुड बी अप टू 75%। क्योंकि ये तीनों आर्म्ड फोर्सेज में नए नए कैपिटल इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स एकोमोडेट किए जा रहे हैं, और उन डिफेंस इक्विपमेंट्स को चलाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है सोल्जर्स को। और जब वो ट्रेन हो जा रहे हैं तो 4 साल बाद अगर उनको रिटायर कर दिया जाएगा तो फिर नेक्स्ट सेट ऑफ सोल्जर्स को उतनी ही ट्रेनिंग देनी होगी। तो दैट वोंट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट तीजन बाई was passed away recently। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। शी वॉज अ फोक आर्टिस्ट, शी डाइड रिसेंटली, शी वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ पांडवनी। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है। पांडवनी की अगर हम बात करें तो इट इज अ फोक स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म फ्रॉम छत्तीसगढ़। इसमें मेनली महाभारत की जो अलग अलग एपिसोड्स हैं उसको नरेट किया जाता है थ्रू म्यूजिक, सिंगिंग, डायलॉग एंड सम ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। पांडवनी परफॉर्म करने के 2 तरीके हैं। वेदमती, इसको परफॉर्म किया जाता है इन सिटिंग पोस्चर। दूसरा है कपालिका, इसको परफॉर्म किया जाता है वाइल स्टैंडिंग अप, जिसमें थोड़े से हैंड जेस्चर्स, एक्सप्रेशन वगैरह भी होते हैं कपालिका में। पांडवनी में मेनली जो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है वो होता है तानपुरा। टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया था उसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस।
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। डिफेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, ना कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एंड बुलेट ट्रेन्स रन ऑन डेडिकेटेड ट्रैक, ये तो बात सही है, बट बुलेट ट्रेन्स आर पावर्ड ओनली बाय ए सिंगल लोकोमोटिव, दिस इज रॉन्ग। इट इज पावर्ड बाय ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोकोमोटिव। डार्क पैटर्न से रिलेटेड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, बिफोर आई वाइंड अप, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो हमने कल कट ऑफ रिलेटेड प्रेडिक्शन करने के लिए आपसे आपका स्कोर बोला था कि आप एंट्री करें, तो आप एक बार थोड़ा सा उसमें ड्यू डिलिजेंस फॉलो करते हुए स्कोर अपना डालें। कई सारे स्टूडेंट्स 130, 132, 140 लिख रहे हैं। मानता हूँ पेपर थोड़ा सरल था पिछले 2 साल के मुकाबले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फिर भी इतना सरल था कि आसानी से 140, 150 स्कोर किया जा सके, खासकर इतनी गर्मी थी कल। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए आप। आई होप आप अपना नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग से कितना मार्क्स कटना चाहिए। 4 गलत पे 1 सही का मार्क्स कट जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने गलत कैलकुलेट करके गलत एंट्री कर दी है, तो प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में स्कोर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ पे आप जो गूगल फॉर्म है उस पे बस अपना स्कोर एंट्री कीजिए, ताकि हम लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएँ कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा अंतर है, जैसे आपको आपके मार्क्स आ रहे हैं 110 और आपने एंट्री कर दी गलती से 130, तो उसको प्लीज़ करेक्ट कर दीजिए उस फॉर्म को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।